आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 23 सितंबर का फर्स्ट एडिटोरियल। और उससे पहले बता दूं कि ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें आशीष क्लासेस, और इस पर काफ़ी सारे पेड कोर्सेज आप एक्सेस कर पाएंगे। जो भी फ्यूचर में कोर्सेज आएंगे वो भी यहीं पर अपडेट होंगे। एक आशीष क्लासेस के नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी आप जुड़ जाएं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पे हर संडे 5 सितंबर, 12 सितंबर एंड 19 सितंबर, अभी जो नेक्स्ट संडे होगा तो उनमें आपको एक न्यूज़पेपर वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, लाइफ एक्सप्रेस, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसे भी पढ़ें, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आज का एडिटोरियल भी एक फाइनेंशियल आर्टिकल है, और फाइनेंशियल आर्टिकल जब कभी भी होता है तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप चिपके रहें स्क्रीन से, पूरा सेशन देखें, हर एक बात को नोट करते चलें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वोकैबुलरी से भरपूर आज का एडिटोरियल भी होगा। फॉल ऑफ अ क्लिफ का मतलब क्या है? पहली बात तो ये फ्रेज है भाई। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो फ्रेज कहलाते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 वर्ड्स हैं, तो इसलिए ये फ्रेज हो गई। ठीक है, तो फ्रेज है। और फॉल ऑफ ए क्लिफ का मतलब होगा डिक्रीज क्विकली एंड सडनली। डिक्रीज क्विकली एंड सडनली, अचानक से और बहुत तेजी से गिरावट आना, कमी होना, यह कहलाता है फॉल ऑफ ए क्लिफ। फ्रैक्शस है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके एंड में OUS दे रखा है। फ्रैक्शस का मतलब क्वेरलसम होता है, झगड़ालू। ठीक है, फ्रैक्शस का मतलब पीविश भी होता है, जो मतलब अनॉयड टाइप का पर्सन हो, इरिटेट रहता हो, उसे भी कह सकते हैं। स्टैंड आउट एक फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि स्टैंड हो गई वर्ब, आउट हो गया प्रेपोजिशन, तो ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है बी नोटिसेबल, बिल्कुल स्पष्ट होना, बी नोटिसेबल। सेम्बलेंस है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है सिमिलैरिटी। क्या मतलब है? सिमिलैरिटी मतलब समानता, समरूपता, इसे कहा जाएगा सेम्बलेंस। इक्लेक्टिक है, ये एडजेक्टिव है, इसे आप कह सकते हैं वेरीड, जो भिन्न भिन्न हो। मिक्स्ड भी कह सकते हैं, मिश्रित हो, या फिर इसको वाइड रेंजिंग भी कह सकते हैं मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करने वाला हो। कॉम्प्रिहेंसिव भी कह सकते हैं। ट्वीक है, ये नाउन के रूप में यूज किया गया है, इसका मतलब होगा चेंज, छोटा मोटा जो बदलाव होता है उसे कहा जाएगा, या मॉडिफिकेशन, ये इसका सिनोनिम होगा। मॉडिफिकेशन या फिर चेंज, छोटा मोटा बदलाव। और फ्लरी है, ये नाउन है। फ्लरी का मतलब है आप इसे कह सकते हैं क्या? इसे कह सकते हैं आप बाउट या स्पेल, मतलब कोई दौर, किसी एक्टिविटी का दौर जब चलता है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जिसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसे आप फ्लरी कह सकते हैं। तो ये सब आज के डिफ़िकल्ट वर्ड्स, इनको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, एडिटोरियल टाइटल है अ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। काफ़ी महत्वपूर्ण GST के बारे में आर्टिकल है। GST वालों की जो काउंसिल है, उनकी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या तय किया गया, वो सब डिस्कशन हम यहाँ करेंगे। तो अ टाइम का मतलब तो हो गया एक समय। समय किसका? इंट्रोस्पेक्शन का। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एनालाइज करना ठीक है, आत्मविश्लेषण करना। ठीक, मतलब आत्मनिरीक्षण करना। तो समय है कि एक बार आप सोचें, विचारें, खुद के अंदर चीज़ों को टटोलें, ये सब इसका टाइटल है। और काफ़ी सारे नए वर्ड, जैसा कि मैंने कहा, फाइनेंशियल आर्टिकल के थ्रू वी लर्न अ नंबर ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आपको मिलती हैं, टर्म्स नए नए मिलते हैं। तो एंड तक देखिएगा, और एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एट इट्स फर्स्ट फिजिकल मीटिंग, देखो फिजिकल मीटिंग इसलिए मेंशन किया लेखक ने, क्योंकि कोविड दौर के अंदर जो मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी, है ना। आपस में मिलना हो नहीं पा रहा था, इसलिए वर्चुअल मीटिंग थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुआ करते थे, लेकिन अभी पहली ये फिजिकल मीटिंग हुई है। तो एट इट्स फर्स्ट फिजिकल मीटिंग, तो अपनी पहली फिजिकल मीटिंग में, ये जो इट्स आ रहा है, ये GST काउंसिल के लिए पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। तो अपनी पहली फिजिकल मीटिंग में, फिजिकल मीटिंग किस दौरान? पेंडेमिक के दौरान। ठीक है,
तो ये जो वैश्विक महामारी है, इस दौरान जो पहली फिजिकल मीटिंग हुई, उस मीटिंग में द जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी परिषद है, काउंसिल का मतलब परिषद या ग्रुप होता है, अप्रूव्ड, इसकी वर्ब है अप्रूव्ड, इसने अप्रूव कर दिया अ फ्लरी ऑफ चेंजेस, मतलब बदलाव, और बदलाव भी कैसे, काफ़ी सारे बदलाव कह सकते हो। फ्लरी का मतलब बताया मैंने आपको, फ्लरी का मतलब होता है एक शॉर्ट पीरियड जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हों, उसे कहते हैं फ्लरी, या फिर बाउट या स्पेल, दौर जो होता है किसी चीज़ का, उसे कहते हैं फ्लरी। यहाँ पे सीरीज भी मान सकते हो, तो सीरीज ऑफ चेंजेस, ठीक है, बहुत सारे बदलावों को अप्रूव किया अपनी पहली फिजिकल मीटिंग में पेंडेमिक के दौरान। ये तो इसका मीनिंग है। फ्लरी का मतलब नोट करना है, फ्लरी नाउन है क्योंकि देखो ए लगा रखा है तो फिर ये नाउन होगा। कंसेशनल टैक्स रेट्स, कंसेशनल, कंसेशन का मतलब छूट होता है, तो वो टैक्स रेट्स जिन पर छूट दी गई थी, ठीक है, कंसेशनल एडजेक्टिव है क्योंकि एल एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। वाइटल का मतलब महत्वपूर्ण होता है, सिग्निफिकेंट होता है, क्रूशियल होता है। तो जो कंसेशनल टैक्स रेट्स हैं किस पर, महत्वपूर्ण कोविड-19 इक्विपमेंट पर। इक्विपमेंट सिंगुलर प्लूरल दोनों में इक्विपमेंट ही रहता है, इसके साथ में एस नहीं जुड़ेगा, ठीक है। सच एज, जैसे कि, ये उदाहरण देने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक इक्विपमेंट का नाम है जो कि वायुमंडल की, जो हमारे वातावरण की ऑक्सीजन है, उसको फिल्टर करके मरीजों को पहुंचाता है, ठीक है। ये बाहर की जो ऑक्सीजन लेगा तो उसमें से नाइट्रोजन को अलग कर देगा और ऑक्सीजन को हम तक पहुंचा देगा, वो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का काम। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो कि एक महत्वपूर्ण कोविड-19 इक्विपमेंट है ना, इस पर जो कंसेशनल टैक्स रेट्स थी विल लैप्स ऑन, लैप्स का मतलब है कि ये अब खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगा, लैप्स का मतलब एंड होना। ऑन सितंबर 30, जब आप किसी पर्टिकुलर डे और डेट की बात करते हैं तो ऑन लगता है, तो 30 सितंबर डेट हो गई, इस कारण से ऑन है। अगर मान लीजिए 30 नहीं होता और केवल सितंबर होता तो यहां पे आता इन, ठीक है। तो ये लैप्स हो जाएगी कब, 30 सितंबर को। वाइल, जबकि द लोअर रेट्स, जो कम दरें थी, लोअर का मतलब डिग्री कंपैरेटिव लगा रखी है, लो की डिग्री कंपैरेटिव लोअर है, इसका मतलब जो रेट्स थी उससे थोड़ा कम कर दी गई थी, तो ये जो लोअर रेट्स थी ऑन मेडिसिन्स, दवाइयों पर, वर एक्सटेंडेड, तो इन रेट्स को बढ़ा दिया गया टिल दिसंबर तक। तो यहाँ पे इस मीटिंग में क्या चर्चाएं हुई, दैट वी आर डिस्कसिंग, है ना। तो इसमें क्या क्या चर्चाएं हुई, एक तो कोविड-19 जो महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जैसे कि एक उदाहरण इन्होंने दिया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मान लीजिए, ठीक है, इस पर जो कंसेशनल टैक्स रेट थी, जो छूट दी गई थी, उसको तो लैप्स कर दिया, मतलब ये लैप्स हो जाएगी, इसका समापन हो जाएगा, उसके बाद में ये कंसेशन नहीं मिलेगा, उसके बाद में टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। कब तक चलेगा, 30 सितंबर तक। जबकि जो लोअर रेट्स है मेडिसिन पर, वो एक्सटेंड कर दी गई कब तक, दिसंबर तक। समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पे कंसेशनल टैक्स रेट सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब तो क्या है, विल लैप्स। फिर ये लोअर रेट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब क्या है, वर एक्सटेंडेड, और ये पैसिव भी दे रखा है क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। Whatever the pace of vaccination, पेस का मतलब गति होती है, पेस का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दे लगा हुआ है। तो कह रहा है चाहे कोई भी गति रही हो टीकाकरण की, चाहे बहुत तेज गति से टीकाकरण हुआ हो। देखा आपने कि 17 सितंबर जब प्रधानमंत्री जी का बर्थडे था तो उस दिन तो बहुत मतलब एक रिकॉर्ड बनाया था, है ना। तो ये जो गति है, बहुत तेज गति से वैक्सीनेशन हो रहा, तो चाहे गति कुछ भी रही हो, देयर आर नो साइंस, देयर से स्टार्ट है, इन्वर्जन है, साइंस की वर्ब ये है, नो यहाँ डिटर्मिनर है, तो कोई संकेत नहीं है किस चीज़ के, द वायरस इन इट्स वेरिएंट्स, वेरिएंट्स का मतलब प्रकार है, सोर्ट्स है, काइंड्स है, कि वायरस और उसके प्रकार जो हैं वुड बी एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, सीज टू एग्जिस्ट कह सकते हो या एंड टू एग्जिस्ट कह सकते हो। अभी तक तो वो अस्तित्व में है, और अगर कोई एक्सटिंक्ट है मतलब लुप्त तो हो जाना कह सकते हो। तो इसका कोई संकेत नहीं है कि वायरस या फिर उसके जो प्रकार हैं वो लुप्त हो जाएंगे। और न्यू ईयर्स डे कहने का मतलब नए वर्ष में। सो द काउंसिल, इसलिए जो काउंसिल है, कुड हैव टेकन अ मोर कंसिडरेट व्यू। तो देखो यहाँ पे कंसिडरेट जो है, अब लेखक थोड़ा सा यहाँ सजेशन दे रहा है कि भाई जो भी आपने किया है, आपने कहा कि दवाइयों वाला तो ठीक है दिसंबर तक बढ़ा दिया, नेक्स्ट ईयर से दवाइयों पे भी आपको पैसा मतलब देना ही पड़ेगा ज़्यादा, जो छूट मिलने वाली थी वो सब खत्म कर दी इन्होंने, ठीक है। अब लेखक कह क्या रहा है वो समझना थोड़ा सा। लेखक यहाँ पे कह रहा है कि भाई आपको पता है कि भी वैक्सीनेशन की चाहे गति कुछ भी रही हो, लेकिन ये संकेत तो है ही नहीं कि भी वायरस और इसके वेरिएंट्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे न्यू ईयर्स डे, कि दिसंबर तक की आपने दवाइयों वाला भी एक्सटेंड किया, उसके आगे नहीं चलेगा ये मतलब लोअर रेट।
इसका मतलब नया साल लागू हो जाएगा जब 1 जनवरी आएगा तो क्या खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए जो काउंसिल है कुड हैव टेकन, मतलब ऐसा हो सकता था। कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब ऐसा कर सकते थे। तो जो परिषद है, कौन सी परिषद है? जीएसटी काउंसिल की बात है। ये एक कंसिडरेट व्यू, कंसिडरेट का मतलब थॉटफुल, सोच समझकर, ठीक है। केयरिंग भी कह सकते हो, किसी का ध्यान रखने वाला। तो यहां पे जो व्यू इसने अपनाया है वो कंसिडरेट हो सकता था, ये अधिक यहां पे कंसिडरेट हो सकती थी, अधिक केयरिंग हो सकती थी ऑन पेंडेमिक इसेंशियल्स। किस चीज को लेकर? वैश्विक महामारी के दौर में जिन इसेंशियल्स की जरूरत पड़ती है, जिन मतलब आवश्यक सामानों की जरूरत पड़ती है, उसको लेकर ये थोड़ा सा और भी कंसिडरेट हो सकती थी। बात समझ में आ गई? तो यहां पे काउंसिल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कुड हैव टेकन है, ठीक है। कंसिडरेट है वो एडजेक्टिव है, व्यू यहां पे नाउन है। इसके आगे देखिए, टैक्स रेट ट्विक्स, ट्विक्स का मतलब बताया मैंने, चेंज या मॉडिफिकेशन, है ना। तो टैक्स रेट में जो छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं, ओकेड, वर ओकेड, पैसिव वॉइस है। तो ओके का मतलब है अप्रूवल देना कह सकते हो, अलाउ करना कह सकते हो, या फिर ओके का मतलब है सहमत होना कह सकते हो। ऑफिशियली कोई चीज को आपने अलाउ कर दिया, ऑफिशियली किसी पे ओके लिख दिया कि हाँ भाई ठीक है, मंजूर है, उसे कहा जाता है ओके। तो ओके यहां पे वर्ब के रूप में है। तो टैक्स रेट में जो बदलाव हैं इनको ओके कर दिया गया फॉर एन इक्लेक्टिक रेंज ऑफ सेक्टर्स। किसके लिए? इक्लेक्टिक रेंज ऑफ सेक्टर। रेंज का मतलब स्तर होता है, सेक्टर्स का मतलब अलग अलग कैसे क्षेत्र हो सकते हैं। इक्लेक्टिक है तो मतलब मिश्रित, मिक्स्ड, वेरीड, है ना, वाइड रेंजिंग या फिर कॉम्प्रिहेंसिव। तो बहुत बड़े स्तर पर जो सेक्टर्स हैं, काफी सारे सेक्टर्स में ये बदलाव जो हैं उन पर ऑफिशियली एक मोहर लगा दी गई, ठीक है। विद लॉन्ग पेंडेमिक कोर्स करेक्शन, लॉन्ग पेंडिंग कोर्स करेक्शन, क्योंकि इसमें काफी लंबे समय से, लॉन्ग पेंडिंग मतलब काफी लंबे समय से बकाया था। कोर्स करेक्शन का मतलब है, कोर्स का मतलब यहां पाठ्यक्रम नहीं है, कोर्स का मतलब यहां मार्ग है, करेक्शन का मतलब ठीक करना है, क्योंकि यहां पे काफी सारी चीजों को ठीक किया जाना था, काफी लंबे समय से पेंडिंग चल रही थी। ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इस फ्रेज को समझो। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? वैसे इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, ड्यूटी का मतलब टैक्स है, स्ट्रक्चर का मतलब संरचना है। तो ये होता क्या है कि जैसे कोई सामान आपको बनाना है ना, मान लीजिए कोई चेयर बनानी है। अब चेयर बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, लकड़ी चाहिए, कील चाहिए, फेविकोल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो जो है उसकी जो पैसा आप दोगे, है ना, उसको खरीदने का जो पैसा आप दोगे उस पर तो टैक्स लगता है ज़्यादा। फिर आपने कुर्सी बना ली और कुर्सी को अब बेचना है आपको, उस पर टैक्स लगता है कम। तो यह है उल्टा। फिनिश्ड गुड्स पर आमतौर पर टैक्स ज्यादा लगता है। फिनिश्ड का मतलब यहां पे मैं कह रहा हूं कि जो सामान आपने बनाया है अंततः उस पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है आमतौर पर। लेकिन अगर उसकी तुलना में जो लागत कीमत होती है उस पर टैक्स अधिक लगता है तो वो है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो कह रहा है कि इस चीज के साथ कि काफी लंबे समय से चीजों को ठीक करना था, क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अनेकों आइटम्स को प्लेग कर रहा था। प्लेग का मतलब होता है ट्रबल करना, परेशानी में डालना, ठीक है। सेवरल डिटर्मिनर है, इसके बाद नाउन प्लूरल लगेगा। तो अनेकों आइटम्स के ऊपर ऐसे ड्यूटी स्ट्रक्चर्स लगे हुए थे जहां पर फिनिश्ड गुड्स पर, मतलब सामान जब बेच रहे हो तो टैक्स कम लगाया जा रहा है, जब खरीद रहे हो तो टैक्स अधिक लग रहा है। तो ये काफी सारे आइटम्स को प्रभावित कर रहा था। तो इसमें काफी लंबे समय से सोचा जा रहा था कि इसको ठीक करेंगे, ठीक है। इंक्लूडिंग फुटवेयर एंड टेक्सटाइल्स, इसमें शामिल है। इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, फुटवेयर का जूते चप्पल होगा, टेक्सटाइल का मतलब कपड़े होंगे, ठीक है। इसमें ये दोनों शामिल हैं। तो यहां तक की बात क्या थी कि टैक्स रेट ट्वीक्स जो हैं, टैक्स रेट में जो छोटे मोटे बदलाव हैं उनको ओके कर दिया गया, उनको अप्रूव कर दिया गया। और किसके लिए? मतलब काफी सारे सेक्टर्स हैं, अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स हैं, उनके लिए। और यहां पे काफी लंबे समय से कोर्स करेक्शन की डिमांड थी कि भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो काफी सारे आइटम्स को प्रभावित कर रहा था, जैसे कि इन आइटम प्रभावित कर रहा था, तो यहां पे इस लॉन्ग पेंडिंग जो कोर्स करेक्शन की बात चल रही थी, इसको देखते हुए यहां पे छोटे मोटे बदलाव टैक्स के अंदर कर दिए गए, ठीक है। द सेम्बलेंस ऑफ क्लैरिटी, सेम्बलेंस का मतलब समरूपता, लाइकलीनेस, सिमिलैरिटी। सेम्बलेंस क्या हो गया? एडजेक्ट नाउन, क्योंकि डिटर्मिनर दे रखा है द, और वैसे भी ANCE जो सफिक्स दे रखा होता है ये नाउन होते हैं, ठीक है। तो जो समरूपता है किसकी? क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता। ब्रॉट इन या मतलब इंट्रोड्यूस करना,
ब्रॉट इन का मतलब इंट्रोड्यूस करना। तो कह रहा है कि भाई जो क्लैरिटी, मतलब ऐसा लग रहा था क्लैरिटी आ गई, तो क्लैरिटी के जैसी चीज ब्रॉट इन, उसको इंट्रोड्यूस किया गया ऑन अ मच डिस्प्यूटेड इश्यू, किस मुद्दे पर, जो काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड था, काफी ज्यादा विवादास्पद था। अच्छा, डिस्प्यूटेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, इससे पहले मच लगेगा। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता, अगर आईएनजी होता तो यहां पे वेरी का प्रयोग हम करते, ये ध्यान रखिएगा। तो क्लैरिटी, लगभग क्लैरिटी, मतलब क्लैरिटी है नहीं, लग रहा था क्लैरिटी है, सेम्बलेंस इसीलिए यूज किया गया। ऐसा इंट्रोड्यूस किया गया मच डिस्प्यूटेड इश्यू, जो काफी ज्यादा विवाद जिस पर था, उस मुद्दे पर क्लैरिटी लाई गई। और वो मुद्दा क्या था? मुद्दा था द डेफिनेशन ऑफ एन इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी जहां शब्द आ जाए, इसका मतलब एजेंट कह दो, इसका मतलब बिचौलिया कह दो, मीडिएटर कह दो, है ना, मध्यस्थ कह दो, कुछ भी कह सकते हो। यहां इसको थोड़ा समझा दूं आपको, इंटरमीडियरी होता क्या है। जैसे आप मान लीजिए भारत की कोई कंपनी है, वो सिंगापुर जाके काम करती है, ठीक है, वो कंपनी काम कर रही है, और वो कंपनी जो है वो उसका सीधा सा मकसद ये है कि जो प्रोडक्ट बनाएगी वो सिंगापुर के जो सिटीजन्स है, वहां पे रहने लोग हैं, वो उसको खरीदें। तो पार्टी दो ही हैं, एक भारत हो गया, एक सिंगापुर का बाजार हो गया। लेकिन वहां पे सिंगापुर की एक कंपनी बीच में आ जाती है, वो कहती है कि हम तुम्हारे सामान को बेचने में तुम्हारी हेल्प करेंगे, ठीक है, हम आपके लिए मार्केटिंग करेंगे, हम आपके सामान को आसानी से बेचने के लिए हेल्प करेंगे। तो वो हो गया इंटरमीडियरी, वो हो गया बिचौलिया, जो हम दो पार्टीज के बीच में खड़ा है, चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए, चीज़ों को आसान करने के लिए, वो इंटरमीडियरी है। तो ये जो इश्यू बना हुआ था ना कि भी इंटरमीडियरी की परिभाषा कुछ अलग ही थी, इस पर मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब टैक्स वैक्स काफ़ी लग रहे थे इन चीज़ों के कारण, तो ये बहुत ही डिस्प्यूटेड इश्यू था। तो इस पे क्लैरिटी लाई गई, और ये जो क्लैरिटी लाई गई, ये जो सेम्बलेंस है क्लैरिटी का, ये क्या है? स्वागत योग्य है। सेम्बलेंस यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, वेलकम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट का आप हमेशा याद रखें, या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा। ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। फॉर, यहाँ फॉर कंजंक्शन है, इसका मतलब है बिकॉज, क्योंकि। इट वॉज हर्टिंग सेवरल सेक्टर्स, कारण ये था क्योंकि ये जो कहानी थी ना इंटरमीडियरी वाली, ये काफी सारे सेक्टर्स को क्या कर रही थी? हर्ट कर रही थी, आहत कर रही थी, परेशान कर रही थी, इंक्लूडिंग। और उन सेक्टर्स में कौन कौन से सेक्टर शामिल हैं? इसमें शामिल हैं आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, ठीक है, आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट शामिल हैं इसमें। ऐसे कुछ सेक्टर्स थे जिनको ये प्रभावित कर रहा था। डबल टैक्सेशन ऑन द इंपोर्ट ऑफ लीज्ड एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का याद रखिएगा, ये ऐसी नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहेगी, चाहे वायुयान एयरक्राफ्ट एक हो या एक से अधिक हो, एयरक्राफ्ट नहीं होगा। एक बात तो ये याद रखना है, डबल टैक्सेशन ऑन द इंपोर्ट ऑफ लीज्ड एयरक्राफ्ट, कि जो लीज्ड एयरक्राफ्ट है, जिनको आपने लीज पर ले रखा है, लीज होती है ना पट्टे पर लेना, वैसे हिंदी में ऐसा कह सकते हो आप इसको, कुछ एक लंबे समय अवधि के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, उतने समय के लिए आपने एयरक्राफ्ट को खरीदा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप यूज कर रहे हो, तो उसके इंपोर्ट पर डबल टैक्स लगता है। गोज मतलब ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो डबल टैक्सेशन की वर्ब यहां पे गोज है। नेक्स्ट देखिए, फूड डिलीवरी सर्विसेज प्लेयर्स। तो फूड डिलीवरी करने वाले, जो सर्विस देने वाले प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स का मतलब कंपनी, जैसे कि स्विगी है या फिर आपका जोमेटो है, ये है फूड डिलीवर करने वाले प्लेयर्स। तो फूड डिलीवरी सर्विसेज प्लेयर्स जो हैं, शैल बी मेड लाइबल, इनको जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर आप किसी को लाइबल बनाते हैं, इसका मतलब जवाबदेही उसकी करते होते हैं, आप उसे आप अकाउंटेबल कर देते हो। तो ये जो मेक लाइबल है, इसका मतलब मेक अकाउंटेबल है, ठीक है, होल्ड रेस्पॉन्सिबल है। तो इनकी जवाबदेही, इनको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, या फिर कहें कि इनको जिम्मेदारी दी जाएगी टू कलेक्ट एंड रिमिट टैक्सेस, कि यही टैक्स लेंगे और यही टैक्स देंगे। रिमिट का मतलब है सेंड करना, भेजना, टैक्स देना, ठीक है। तो यही तो टैक्स इकट्ठा करेंगे कंज्यूमर से, और यही टैक्स फिर डिपार्टमेंट में जमा कराएंगे। इन्हीं की जिम्मेदारी होगी, किसकी बजाय? रेस्टोरेंट्स की बजाय। अब ये जिम्मेदारी रेस्टोरेंट की नहीं है, जो फूड डिलीवर करने वाले प्लेयर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है टैक्स कलेक्ट करने की और टैक्स रिमिट करने की। रिमिट का मतलब सेंड मनी होता है, पैसा भेजना होता है। इंस्टीड के साथ में ऑफ लगता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, वन अवेट्स द फाइन प्रिंट। देखो फाइन प्रिंट का मतलब क्या है? जब कोई भी अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट में कुछ चीजें बहुत ही बारीक अक्षर में लिखी जाती हैं, छोटे छोटे अक्षरों में लिखी जाती हैं, वो एक्चुअल में दिखता नहीं है, वो है फाइन प्रिंट, ठीक है। कुछ एडिशनल फुटनोट अगर आपने डाल दिया है, कुछ एडिशनल जानकारी उसमें डाल दी है, कुछ आवश्यक शर्तें आपने जोड़ दी हैं, तो वो है फाइन प्रिंट। वन का मतलब कोई भी व्यक्ति, अवेट जो है, अवेट का मतलब वेट फॉर होता है। अवेट का अगर आप रखेंगे तो इसको वेट फॉर लिखेंगे,
तो अवेट के स्थान पर वेट फॉर लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे मानिए कि अवेट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो अवेट के बाद में जो ऑब्जेक्ट लग रहा है द फाइन प्रिंट है, तो यहां फॉर लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको। लेकिन वेट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इसलिए आगे फॉर लगा सकते हो। ठीक है, तो कह रहा कि भी इंतजार है किस चीज का, फाइन प्रिंट का। किस लिए, असेस करने के लिए। असेस क्या होता है, इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना, परखना। द इंपैक्ट ऑन कंज्यूमर्स एंड स्मॉलर आउटलेट्स। इंपैक्ट का मतलब प्रभाव, प्रभाव किस पर, तो इफेक्ट में, इंपैक्ट में, इनमें ऑन लगता है। कंज्यूमर्स उपभोक्ताओं पर, एंड स्मॉलर आउटलेट छोटे दुकानों पर। आउटलेट्स का मतलब बिजनेस या शॉप्स, ये सब कह सकते हो। तो भाई इंतजार किस चीज का है, इंतजार है फाइन प्रिंट का, कि भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ फाइन प्रिंट ऐड किए जाएं ताकि कंज्यूमर्स पर प्रभाव और स्मॉलर आउटलेट्स पर प्रभाव को एसेस किया जा सके। ठीक है, द प्लान टू टैक्स कोकोनट ऑयल। अब योजना किस चीज की, कि कोकोनट नारियल तेल जो कि पर्सनल केयर आइटम है, भी बालों की केयर के लिए कोकोनट ऑयल का यूज करते हैं, तो पर्सनल केयर आइटम के रूप में जो टैक्स लगाने की योजना है कोकोनट ऑयल पर, और वो कितना, 18% फॉर पैक साइजेस बिलो 1 लीटर। और ये किसके लिए है, जो 1 लीटर से कम की जो पैकिंग है उस पर 18% की जो योजना है। और दूसरा रिटेन का मतलब कंटिन्यू रखना या मेंटेन करना, बनाए रखना, सस्टेन करना। द 5% रेट ऑन एडिबल ऑयल। एडिबल का मतलब खाद्य, जो खाने के लिए यूज, सब्जी में जो यूज कर रहे हो आप, खाने के लिए तेल यूज कर रहे हो, उस पर 5% टैक्स को मेंटेन रखना, रिटेन रखना, कंटिन्यू करना। किसके लिए, लार्जर पैक्स, मतलब 1 लीटर से अधिक। लार्जर आ गया ना, डिग्री कंपैरेटिव, कंपेयर किससे कर रहा है, इससे कंपेयर कर रहा है। तो 1 लीटर से अधिक की पैकिंग होगी, उस पर 5% को मेंटेन किया जाना। तो ये जो है, ये जो योजना है, हैज बीन हेल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है हिंडर करना, रोक देना, प्रिवेंट करना, किसी चीज को घटित होने से रोकना। तो इसको थोड़ा सा रोक दिया गया है स्टडी के लिए, कि आप अध्ययन करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, समझेंगे इस बारे में, उसके बाद डिसीजन लेंगे। एंड विल होपफुली बी शेल्ड फॉर गुड। और कह रहा है लेखक कि ये संभवतया या ऐसी आशा की जा रही है कि इसको शेल्व कर दिया जाएगा। शेल्व का मतलब है टू डिसाइड नॉट टू कंटिन्यू विद, लिख लीजिएगा। शेल्व का मतलब है टू डिसाइड नॉट टू कंटिन्यू विद, नॉट टू कंटिन्यू विद, ये तय करना कि आप इस चीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे। फॉर गुड है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए, फॉर ऑल मतलब ऑलवेज। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई जो योजना बनाई है किस चीज की, कोकोनट तेल पर जो पर्सनल केयर आइटम के अंदर आता है, और 18% उस पर टैक्स लगेगा 1 लीटर की कम वाली पैकिंग पर। और एडिबल ऑयल है, अगर 1 लीटर से अधिक की पैकिंग है उस पर 5% रेट को मेंटेन किया जाएगा। ये जो योजना है, इस योजना को स्टडी के लिए एक बार रोक दिया गया है कि इस पर सोचेंगे, समझेंगे, फिर विचार करेंगे। ठीक है, और संभवतया यह ऐसी आशा है कि इसको हमेशा के लिए ही हटा दिया जाएगा, शायद इन पर ऐसा टैक्स ना लगे। ठीक है, आगे देखिए। These pluses and minuses aside, भाई प्लस का मतलब जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए और माइनस का नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, असाइड का मतलब एक तरफ। तो ये जो प्लस माइनस है चीज़ों के, इनको एक तरफ रख देते हैं आप, है ना, कि कुछ सही चीज़ें भी की हैं, कुछ गलत भी हुआ है, कुछ टैक्स बढ़ा भी है, कुछ घटा भी है। ये प्लस माइनस को एक तरफ रख दो। 2 थिंग्स स्टैंड आउट, 2 चीजें हैं जो स्टैंड आउट करते हैं। स्टैंड आउट का मतलब क्या बताया था मैंने, मेक नोटिसेबल, मतलब जो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं, बी नोटिसेबल। ठीक है, तो प्लस माइनस को तो रख दो एक तरफ। 2 चीजें हैं जो स्टैंड आउट करती हैं, तो 2 थिंग्स की वर्ब है वो स्टैंड आउट है। ठीक है, फॉर इंडियन कंज्यूमर्स, किसके लिए, भारतीय उपभोक्ताओं के लिए। वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो इसने हाइफन लगा के बताया। द काउंसिल्स फर्म डिसमिसल ऑफ एनी शिफ्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। काउंसिल कौन हो गया, जीएसटी काउंसिल। फर्म का क्या हो गया, दृढ़। डिसमिसल का मतलब इनकार करना। एनी शिफ्ट, शिफ्ट मतलब बदलाव, एनी डिटरमिनर है यहां पे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कहा कि भाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कोई भी बदलाव के बारे में साफ साफ मना कर दिया। टू जीएसटी टू लोअर, कि भाई इसका शिफ्ट होगा और ये जीएसटी के अंतर्गत आ जाएगा। काफी दिनों से डिमांड बनी हुई थी कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लेके आया जाए, तो इस चीज को साफ साफ मना कर दिया कि जीएसटी में नहीं लाएंगे। किस लिए, टू लोअर द टैक्स बर्डन। अगर ये जीएसटी के अंतर्गत आ जाता तो इससे टैक्स बर्डन जो है थोड़ी कम हो जाती। लोअर यहां पे भाई आपकी वर्ब है, ये टू लोअर जो है ये इन्फिनिटिव है, कम करने के लिए टैक्स बर्डन को। एंड द फैक्ट, और ये जो फैक्ट है
दैट जीएसटी सेस का मतलब भी टैक्स होता है, लेकिन जब आप टैक्स किसी विशेष मद पर लेते हो, जब आप टैक्स किसी विशेष उद्देश्य, एजुकेशन पे है, हेल्थ पर है ना, तो उसको सेस बोला जाएगा। और जीएसटी सेस जो है ऑटोमोबाइल्स पर, टोबैको पर, एयरेटेड ड्रिंक्स, ये होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। विल नाउ बी लेविड, टैक्स के लिए जो वर्ब यूज कर, टैक्स लगाने के लिए जो वर्ब यूज करोगे वो है लेवी, टिल अप्रैल 2026। और विल बी लेविड है तो पैसिव वॉइस है, नाउ है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई जीएसटी जो सेस है किस पर, इन क्षेत्रों पर, ऑटोमोबाइल्स पर, तंबाकू पर, सॉफ्ट ड्रिंक्स पर, वो अब जो है लेवी किया जाएगा, लगाया जाएगा कब तक, अप्रैल 2026 तक, जबकि पहले क्या था, जून 2022 तक का था। एज ओरिजिनली इन्विजिज का मतलब होता है, इन्विजिज का मतलब होता है इमेजिन करना, परिकल्पना करना, इमेजिन करना कह दो, या फिर आप इसे कह दीजिए एक्सपेक्ट करना। तो जैसे कि पहले एक्सपेक्ट किया गया था, पहले यह विचार किया गया था कि जून 2022 तक इन पर टैक्स लगेगा, लेकिन अब जीएसटी सेस इन पर लगेगा अप्रैल 2026 तक, ठीक है। आगे देखिए, फिर से देख लो एक बार कि इन प्लस माइनस को एक तरफ रख देते हैं। दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं भारतीय उपभोक्ताओं के लिए। वो चीज क्या है कि जीएसटी काउंसिल ने बड़ी दृढ़ता से इनकार कर दिया है कि कोई भी शिफ्ट नहीं होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा टैक्स बर्डन को कम करने के लिए। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये फैक्ट है कि जीएसटी सेस जो है इन क्षेत्रों पर या इन मदों पर ये अब लेवी किया जाएगा अप्रैल 2026 तक। किसकी बजाय, मूल रूप से पहले कहा गया था, पहले ये एक्सपेक्ट किया गया था कि जून 2022 तक लगेगा, अब कहा गया है कि ये अप्रैल 2026 तक लगेगा। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, वाइल द काउंसिल में हैव डिस्कस्ड, तो कह रहा है यद्यपि मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म मतलब शायद ऐसा हुआ हो, मे संभावना बताता है और मे हैव के साथ अब थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो शायद ऐसा हुआ हो। तो यद्यपि द काउंसिल मे हैव डिस्कस्ड पेट्रो प्रोडक्ट्स, तो काउंसिल, शायद काउंसिल ने डिस्कस किया हो पेट्रो प्रोडक्ट्स के बारे में, ओनली ब्रीफली मतलब संक्षिप्त रूप से। हो सकता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में इस काउंसिल ने, जीएसटी काउंसिल ने डिस्कशन बहुत ही शॉर्ट में किया हो। किस लिए, कंप्लाई विद, कंप्लाई के साथ विद लगता है, इसका मतलब होता है ओबे करना। आप इसकी जगह अबाइड बाई कर सकते हो, इसकी जगह आप स्टिक टू कर सकते हो, है ना, एडहेर टू कर सकते हो। मैं लिख देता हूं इस साइड में, आप चाहे तो एडहेर टू कर सकते हो, चाहे तो इसके लिए स्टिक टू कर सकते हो, या फिर आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अबाइड बाई कर सकते हो। इन सभी का मतलब है कोई भी रूल है उसका पालन करना, ठीक है। कंप्लाई में विद लगता है। टू कंप्लाई विद केरला हाईकोर्ट ऑर्डर, तो शायद ऐसा हुआ हो, यद्यपि काउंसिल ने शायद डिस्कस किया हो पेट्रो प्रोडक्ट्स को बहुत ही संक्षिप्त रूप से, किस लिए, केरला हाईकोर्ट के ऑर्डर की पालना में, कि केरला हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था, उसके अकॉर्डिंग शायद इसने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया हो इस बात पर। फिर भी अब ये नया उपवाक्य स्टार्ट हो गया, तो वाइल से जब दो क्लोज जुड़ते हैं दोनों विरोधाभासी होते हैं। फिर भी जो कंज्यूमर्स हैं हु नीड सम रिलीफ ऑन फ्यूल प्राइसेस, वो कंज्यूमर्स, वो उपभोक्ता जिनको जरूरत है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, कंज्यूमर्स के लिए है, कंज्यूमर्स की वर्ब यहां पे नीड है, तो वो उपभोक्ता जिनको आवश्यकता है कुछ रिलीफ की, किस पर, फ्यूल प्राइसेस पर, ईंधन की कीमतों पर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ का मतलब नो मैटर व्हाट, इससे कोई मतलब नहीं है कि हु कट्स टैक्सेस, की कौन दरों में कटौती करता है। कंज्यूमर को तो कटौती चाहिए बस, कौन काटता है, कौन टैक्स कम करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। और थोड़ा सा नीचे है, मैं इसको ऊपर करता हूं एक बार तो देखिए यहां पे कह रहा है कि भाई मे हैव हेल्ड मिसप्लेस्ड होप, तो ये जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स की वर्ब यहां पे आ जाएगी क्या, ये मे हैव हेल्ड, तो शायद इन्होंने रखी हो। मिसप्लेस्ड होप्स का मतलब हो गया, मिसप्लेस्ड का मतलब हो गया फॉल्स, तो शायद झूठी आशाएं रखी हो, ठीक है। तो कह रहा है कंज्यूमर्स ने शायद झूठी आशा ही पाल रखी थी, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर्स जिनको जरूरत थी, जो जिनको आवश्यकता है कुछ रिलीफ की फ्यूल प्राइसेस में, इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि टैक्स में कटौती कौन करता है, ठीक है। तो इन्होंने शायद झूठी आशाएं ही पाल रखी थी, कोई लेना देना नहीं था, काउंसिल ने तो साफ साफ मना कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, इफ द गवर्नमेंट रियली वांट्स अ कंजम्पशन रीबाउंड, रीबाउंड का मतलब नोट कर लीजिए, रिकवरी, इससे आप रिकवरी कह सकते हो या फिर आप इसे बाउंस बैक कह सकते हो, मतलब फिर से उछाल आना, फिर से बढ़ोतरी होना, ये सब इसका मतलब है। तो यदि गवर्नमेंट जो है वास्तव में चाहती है अ कंजम्पशन रिबाउंड, की उपभोग के अंदर रिकवरी हो,
कंजम्पशन बढ़े, डिमांड बढ़े, है ना। तो यदि गवर्नमेंट वास्तव में चाहती है कंजम्पशन में रिकवरी हो, दैट में री इग्नाइट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दैट यहां पे आ रहा है इस रिकवरी के लिए। अगर ये रिकवरी हुई तो ऐसा हो सकता है कि ये री इग्नाइट करे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निजी निवेश, रीइग्नाइट पुनः प्रज्वलित करना, इसका मतलब एक्टिवेट करना मान लीजिए। तो ये अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कंजम्पशन रिबाउंड हो, वो कंजम्पशन रिबाउंड, वो कंजम्पशन की रिकवरी जो हो सकता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दे। द सेंटर एंड स्टेट्स मस्ट बिगिन टॉक्स, ठीक है। तो इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को क्या करना चाहिए, बातचीत शुरू करनी चाहिए, ठीक है। ये मस्ट दे रखा है तो ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है, बाध्यता है, अनिवार्यता है, तो इनको जरूर से बात करनी चाहिए ऑन रैशनलाइजिंग फ्यूल टैक्सेस। रैशनलाइज का मतलब होता है कि आपने जो भी काम किया है उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको रीजन देने पड़ेंगे। अब इनसे पूछा जाए कि तुमने फ्यूल टैक्सेस के बारे में बात क्यों नहीं करी, फ्यूल टैक्सेस को क्यों आप नहीं लाना चाहते हो जीएसटी के रेजिम के अंदर, तो इसके लिए इनको जरूर से रैशनलाइज करना चाहिए, रीजन बताने चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट की वर्ब है वो वांट्स है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब में रिग्नाइट है, द सेंटर एंड स्टेट्स की वर्ब मस्ट बिगिन है। तो कह रहा है कि यदि गवर्नमेंट को वास्तव में कंजम्पशन रिबाउंड की चाहिए, वो कंजम्पशन रिबाउंड जो हो सकता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रीइग्नाइट कर दे, तो सेंटर और स्टेट्स को जरूर से बात करनी चाहिए रैशनलाइजिंग, किस पर बात करनी चाहिए, इस चीज पर। तो ऑन लग गया तो आईएनजी लग गया, फ्यूल टैक्सेस को रैशनलाइज करने को लेकर। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज ऑफन एक्सप्रेस द वरी, जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने अक्सर इस चिंता को जाहिर किया है, ठीक है। किस चिंता को, कि व्हाट इफ वी कट टैक्सेस, इन्होंने कहा है कि क्या होगा यदि हमने टैक्स में कटौती कर दी और स्टेट्स नहीं करते हैं तो क्या होगा। मान लिया कि हम तो कर देंगे लेकिन स्टेट्स को कौन मनाएगा, स्टेट्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये वी जो है इसकी वर्ब है कट, ठीक है। स्टेट्स है इसकी वर्ब है डू नॉट। अब डू नॉट के अंदर कट होना चाहिए लेकिन अंडरस्टूड है इसलिए कट इसने नहीं लगाया। आगे है परहैप्स शायद अ कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब है अग्रीमेंट, तो शायद अग्रीमेंट कुड बी अराइव्ड एट, तो शायद हो सकता है कि एक सहमति बन जाए, कुड बी अराइव्ड मतलब ये सहमति बन सकती है। सो बोथ गिव अप अ लिटिल रेवेन्यू टू स्पर स्पेंडिंग, इसलिए भी शायद हो सकता है कि कोई अग्रीमेंट हो जाए, इसलिए दोनों को क्या करना चाहिए, गिव अप, गिव अप मतलब छोड़ना, अ लिटिल रेवेन्यू थोड़ा बहुत रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब जो भी राजस्व आता है उसको, टू स्पर स्पेंडिंग, स्पर का मतलब क्या होता है, एनकरेज, ठीक है, किसी को प्रेरित करना, स्टिमुलेट करना, स्पेंडिंग का मतलब खर्चा, ठीक है। स्पेंडिंग को स्पर करने के लिए थोड़ा बहुत रेवेन्यू इन दोनों को छोड़ना चाहिए, स्टेट्स को भी और सेंटर को भी। अ सिमिलर डायलॉग, ऐसी ही बातचीत, डायलॉग का मतलब कॉन्वर्जेशन होता है, बातचीत होती है, तो ऐसे ही डायलॉग, सिमिलर यहां पे एडजेक्टिव हो गया, डायलॉग यहां पे नाउन है, ए डिटर्मिनर है, इज नीडेड फॉर, इसकी आवश्यकता है, तो ऐसे ही डायलॉग की जरूरत है फॉर एन ऑनेस्ट रिव्यू, किसके लिए, ईमानदारी पूर्ण रिव्यू करने के लिए, पुनरावलोकन करने के लिए, ऑफ द जीएसटी रेजिम्स प्रोग्रेस, जीएसटी जो रेजिम का मतलब सिस्टम होता है, जो जीएसटी वाला सिस्टम है उसकी प्रोग्रेस को सही तरीके से जांचने परखने के लिए ऐसे ही बातचीत की जरूरत है। एंड द वे अहेड, और किसके लिए, वे अहेड, आगे का रास्ता कैसा होगा, आगे क्या सॉल्यूशन हम निकाल कर लेकर आएंगे, उसके लिए जरूरत है ऐसे ही डायलॉग की। विद जस्ट 9 more months ऑफ assured compensation for states, देखो जब जीएसटी लागू हुआ था तो केंद्र सरकार ने प्रॉमिस किया था स्टेट से कि तुम्हें जो नुकसान हो रहा है जीएसटी के अधीन आने में, वो कंपनसेशन जो होगा उसकी भरपाई हम लोग करेंगे। तो कह रहा है कि केवल 9 महीने बचे हैं इस चीज के साथ, कि केवल 9 महीने ही बचे हैं किस चीज के, अश्योर्ड कंपनसेशन, कि पक्का जो मुआवजा मिल रहा था, जिसका अश्योरेंस आपको दिया गया था। अश्योर्ड यहां पे पास्ट पार्टिसिपल है, कंपनसेशन यहां पे नाउन है, फॉर स्टेट्स राज्यों के लिए। तो राज्यों के लिए जो अश्योर्ड कंपनसेशन था उसके लिए केवल 9 महीने ही बचे हैं। इस चीज के साथ दे आर वरीड अबाउट रेवेन्यू स्ट्रीम्स फॉलिंग ऑफ द क्लिफ देयर आफ्टर। दे यहां पे आ रहा है स्टेट्स के लिए, आर वरीड वो चिंतित हैं, वरीड यहां पे एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है, ध्यान रखिएगा। पास्ट पार्ट, ये ऐसा मत मानना कि ये पैसिव वॉइस है, ये आपका वरीड एडजेक्टिव है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो वो चिंतित हैं, स्टेट चिंतित है किस बारे में, रेवेन्यू स्ट्रीम्स। स्ट्रीम का मतलब लगातार कुछ समय से वो चीजें एक समान गति से आ रही हैं, उसको स्ट्रीम, स्ट्रीम वैसे झरना होता है, सीरीज कह सकते हो। तो लगातार जो रेवेन्यू उनके पास आ रहा था कंपनसेशन के रूप में सेंटर की तरफ से, उनको डर है, वो चिंता है कि उसके बाद 9 महीने के बाद, 9 महीने के बाद वो क्या हो जाएगा, अचानक से गिर जाएगा। फॉल ऑफ द क्लिफ का मतलब क्या बताया था, क्विकली एंड सडनली डिक्रीज होना, वो कम हो जाएगा, ठीक है।
तो केवल 9 महीने बचे हैं अश्योर्ड कंपनसेशन के स्टेट्स के लिए। तो स्टेट्स को चिंता है किस बारे में, रेवेन्यू स्ट्रीम्स के गिर जाने के बारे में चिंता है। उसके बाद देयर प्लियाज, प्लियाज का मतलब होगा याचना, उनकी याचिका, उनका निवेदन, किसके लिए, फॉर एन एक्सटेंशन इन द कंपनसेशन पीरियड। इन्होंने कहा कि भाई एक्सटेंड कर दो, थोड़ा बढ़ा दो कंपनसेशन पीरियड को। तो ये जो प्लियाज हैं, हैव मेट विद स्टर्न डिफिडेंस, डिफिडेंस का मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंस होता है उसको कॉन्फिडेंट बोलेंगे, जब कॉन्फिडेंस नहीं होता उसको डिफिडेंट बोलते हैं। स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट या हार्श, बहुत ही कठोर। स्ट्रिक्ट कह सकते हो, हार्श कह सकते हो, बहुत ही कठोर। तो भाई ये जो इनकी याचिकाएं हैं, इनकी याचनाएं हैं, देयर आ रहा है स्टेट्स के लिए पजेसिव एडजेक्टिव, प्लियाज है वो नाउन आ रहा है। तो उनकी जो प्लियाज हैं किसके लिए, कंपनसेशन पीरियड में एक्सटेंशन के लिए। इन प्लियाज का सामना किससे हुआ, स्टर्न डिफिडेंस से, मतलब बहुत ही कठोरता से इनको मना कर दिया गया। ठीक है, वैसे डिफिडेंस का मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लेकिन यहाँ पे डिफिडेंस का मतलब बेशर्मी कह सकते हो, बड़ी बेशर्मी से मना कर दिया गया कि नहीं एक्सटेंड नहीं करेंगे पीरियड। एंड द आर्ग्यूमेंट दैट जीएसटी रेवेन्यूज आर बिलो एक्सपेक्टेशन, और ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिया गया, ये तर्क दिया गया कि जीएसटी रेवेन्यूज जो हैं, कि जीएसटी से होने वाला जो राजस्व प्राप्त होता है, जो आय होती है, वो एक्सपेक्टेशन से कम है, जो हम सोचते हैं उतना नहीं हो पाता, तो हम तुम्हें कैसे कंपनसेट करेंगे, कैसे कंपनसेशन देंगे। 2 मिनिस्ट्रियल ग्रुप्स, 2 मंत्रिमंडल के जो ग्रुप्स हैं, मिनिस्ट्रियल का मतलब जो मिनिस्ट्री से संबंधित है या मिनिस्टर्स से संबंधित है। तो जो 2 मिनिस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, हैव बीन टास्क्ड, इनको काम दिया गया है, ये पैसिव वॉइस हो गया। क्या काम दिया गया है, टू ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ाने का। क्या बढ़ाने का काम दिया गया है, रेवेन्यूज, इनको कहा गया है कि तुम रेवेन्यू बढ़ाओ। इसके लिए क्या करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो। एंड रेट रैशनलाइजेशन, और जो भी दर लगाओ, टैक्स की दर लगाओ, उसको रैशनलाइज करो, मतलब उसके पीछे जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए कि तुमने जो दर लगाई है वो सही है, तो कैसे, तुम्हें कारण बताने आने चाहिए। तो इस तरीके से आप ये रेवेन्यू बढ़ाओ, ये काम दिया गया है। द सेंटर नीड नॉट वेट, सेंटर नीड नॉट, अब ये नीड जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब है, कहीं ऐसा मत सोचना कि सेंटर सिंगुलर है तो यहाँ पे नीड्स आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के साथ में ये एस और एस वाला फंडा नहीं चलता। तो सेंटर जो है उसको नीड नॉट वेट, जरूरत नहीं है इंतजार करने की, किस लिए, उनकी रिपोर्ट की। किनकी रिपोर्ट्स, जो 2 मिनिस्ट्रियल ग्रुप्स है ना, इनके रिपोर्ट्स के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। किस लिए, टू होल्ड अ स्पेशल काउंसिल मीटिंग, कि विशेष रूप से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाने के लिए इसको जरूरत नहीं है कि इसका इंतजार करे, इनकी रिपोर्ट का इंतजार करे। टू डिस्कस स्टेट्स कंपनसेशन कंसर्न्स, किस लिए, स्टेट की कंपनसेशन कंसर्न्स को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, स्टेट का जो रिक्वेस्ट है, जो चिंताएं हैं, ये कह रहे हैं कि हमें मुआवजा जो है भरपाई करो, आप एक्सटेंड करो पीरियड को। तो इस चीज के कंसर्न्स को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पे स्पेशल मीटिंग बुलाने के लिए इनकी रिपोर्ट का इंतजार करें। एज हैड बीन प्रॉमिस्ड, और ये जो चीज है, ये चिंताएं जो है, इसको रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी इन्हीं की थी, ऐसा इनका प्रॉमिस भी किया गया था। तो जैसा कि प्रॉमिस किया गया था उसके अकॉर्डिंग एट दिस जंक्चर, इस मोमेंट, जंक्चर का मतलब मोमेंट, पीरियड, तो इस समय पर, इस क्षण में, द काउंसिल शुड बी ए फोरम, फोरम का मतलब मंच होता है, फोरम का प्लूरल है फोरा बनता है। तो ये काउंसिल जो है वो एक मंच होना चाहिए, एक स्टेज होना चाहिए फॉर एम्पैथेटिक कंटम्पलेशन। कंटम्पलेशन का मतलब आप कह सकते हो मतलब एक प्रकार से इसमें आप चिंतन कह दीजिए। ठीक है, वो जो मैंने ब्रूडिंग, इसके लिए एक ब्रूडिंग शब्द का यूज कर सकते हो आप, ब्रूडिंग। ठीक है, चिंतन कह दीजिए, ब्रूडिंग। ठीक है, तो कह रहा है कि एम्पैथेटिक का मतलब होता है तदानुभूति, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी में सहानुभूति, किसी के दुख को देखकर आप अगर अपनी अपना जो कॉन्डोलेंस है, आप उनको कंसोल कर देते हो, सांत्वना देते हो कि ठीक है आपका दुख हुआ, ये मतलब आपको भी लग रहा है बुरा। लेकिन एम्पैथी में क्या होता है कि जो दर्द किसी दूसरे को है, उस दर्द की अनुभूति आपको भी हो रही है वैसे ही, तो वो है एम्पैथी। तो एम्पैथेटिक एडजेक्टिव है, कंटम्पलेशन नाउन है। तो ये जो काउंसिल है ये एक मंच होना चाहिए, किसके लिए, एक ऐसे चिंतन का जो एम्पैथेटिक हो, मतलब इसको ये महसूस करना चाहिए कि स्टेट का दुख दर्द क्या है। ठीक है, नॉट फ्रैक्शियस फ्रिक्शन, फ्रैक्शियस तो झगड़ालू होता है, क्वेरलसम होता है, फ्रिक्शन का मतलब डिसएग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंच बन जाए झगड़े का, कि भाई असहमतियां हो, राज्य के साथ इनकी बनती नहीं हो, राज्य के साथ इनके मतलब झगड़े चल रहे हो, किसी बात को लेकर विवाद चल रहा हो,
तो उसका मंच नहीं बनना चाहिए, बल्कि मंच बनना चाहिए कि इसको ऐसा मंच होना चाहिए जो कि दूसरों की जो पीड़ा है, दुख है, स्टेट्स की जो समस्या है, उसको ये महसूस कर सके, उसके अकॉर्डिंग ये काम कर सके। ठीक है, तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।